गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी हमारा जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है। तो पहला पॉइंट हमारा है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। पहला पॉइंट हमारा इनसाइड द कंडक्टर inside the conductor electric field inside the conductor electric field is zero। ध्यान से देखिएगा, inside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। जैसे ये हमारा कोई कंडक्टर था, और इस कंडक्टर को हमने रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, ये हमने ले ली है पॉजिटिव प्लेट और ये हमने ले ली है नेगेटिव प्लेट। इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये हमारी है ABCD, ABCD इज अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ही ये है कि इसके अंदर जो हमारे चार्जेस हैं दे आर फ्री, दे आर मूवेबल। यानी ABCD जो स्लैब है हमारी कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे तो ये एक्सटर्नल फील्ड उन चार्जेस पर फोर्स लगाएगा। जो एक्सटर्नल फील्ड है ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, हमको पता है कि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई एक्सटर्नल फील्ड की, जिसको कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं EO से। अब इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यानी इस कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो कंडक्टर है इसका पॉजिटिव चार्ज BC एंड पर आ गया और नेगेटिव चार्ज AD एंड पर आ गया। ये चार्ज इटसेल्फ एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अब इनसाइड द कंडक्टर हमारी फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो गई इस डायरेक्शन में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EI से। इसको एक तरीके से हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। तो कंडक्टर के अंदर इनॉर्मस अमाउंट में चार्ज है और वो मूवेबल भी है, तो जितना फील्ड हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं उतना ही फील्ड कंडक्टर के अंदर इंड्यूस फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो टोटल फील्ड अब यदि हम देखें इनसाइड द कंडक्टर कितना हुआ, तो टोटल फील्ड अब हमारा हो गया इनसाइड द कंडक्टर EO माइनस EI। ये दिस इज द नेट फील्ड, नेट फील्ड EO माइनस EI, और EO और EI दोनों इक्वल हैं। EO इज इक्वल्स टू EI, तो नेट फील्ड हमारा हो गया दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 कि whenever the conductor placed inside the electrostatic field,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सेकंड हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। दूसरा पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to the surface। देखिए इसको, किसी भी कंडक्टर से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्मल होंगी। इसको इस तरीके से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर था, ये इसका सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट है और इसी के पास में हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया बी। जब ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की सरफेस पर हमारा पोटेंशियल सेम होगा, जिस तरीके से हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात की थी। तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, और हम ए से बी पर जाना चाहते हैं और ए से बी के बीच की डिस्टेंस है डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से यदि हम बात करें तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। वी बी और वी ए सेम है, देयरफॉर डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू 0। यदि वर्क डन 0 है, इसका मतलब हुआ कि फोर्स यानी एफ डॉट डी आर इट विल बी 0। एफ डॉट डी आर विल बी 0। एफ को हम लिख सकते हैं क्यू नॉट ई डॉट डी आर। क्यू नॉट हमारा 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। इसका मतलब हुआ हमारा E डॉट डी आर, E डॉट डी आर मस्ट बी 0। और यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू डी आर। इस पॉइंट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने दिखाया इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट लेके, दूसरा हम इसी चीज को दूसरी तरीके से ऐसे भी समझा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर था, ये हमारा कोई कंडक्टर, और हमने कहा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से 90 डिग्री नहीं बना रही। यदि वो सरफेस से 90 डिग्री नहीं बना रही हैं सो दे आर मेकिंग सर्टेन एंगल। तो हमने कह दिया, मान लीजिए ये कोई पॉइंट था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा दी कि ये डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है। सरफेस के साथ मान लीजिए ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ मान लीजिए कि थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पर अब इस E के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा E cos थीटा, दैट इज E cos थीटा अलोंग द सरफेस, और दूसरा कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज E sin थीटा। E cos थीटा की वजह से यदि हमने सरफेस पर कोई चार्ज ले लिया Q चार्ज, अब उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, और ये उस चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल्स टू यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज along the surface। along the surface
तो फोर्स हमारा हुआ क्यू ई कॉस थीटा, क्यू ई कॉस थीटा। लेकिन हमारा जो कंडक्टर है इट इज स्टैटिक। चार्ज कैसा है? स्टैटिक। चार्ज यदि स्टैटिक है तो मूव नहीं कर रहा, और यदि मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहां पर फोर्स जीरो है। यदि फोर्स जीरो है तो क्यू ई कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। क्यू जीरो हो नहीं सकता, चार्ज तो कभी जीरो होगा नहीं। ई जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी फील्ड लिया कि फील्ड हमारा है। क्यू जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, इसका मतलब हमारा कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। और यदि कॉस थीटा जीरो है तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब हमारा आएगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा है चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये कहता है कि जो हमारा चार्ज है किसी भी सरफेस पर, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज हमारा सरफेस पर रहता है, सरफेस के अंदर नहीं रहता। देखिए किस तरीके से हुआ ये। मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमारा कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। हमने यहां पर इतने पोर्शन में हम चाहते हैं फ्लक्स को निकालना, इतने पोर्शन में, और इस कंडक्टर पे हमारा चार्ज दे रखा है हमने Q। जब हमने इतने पोर्शन में फ्लक्स निकाल रहे हैं तो हमारा फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज Q कौन सा है? जो इस सरफेस के अंदर है। हम जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब इनसाइड द कंडक्टर फील्ड हमारा जीरो है तो E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब यहां पर हमारा E जीरो है यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू जीरो। कोई भी चार्ज नहीं है, यानी ये चार्ज जो Q था ये इसके अंदर चूंकि फील्ड जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। यदि चार्ज होता तो हम गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाल सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स विल बी जीरो। लेकिन अब यदि हम इस तरीके से ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। फ्लक्स हमारा निकल के आता है फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली भी थी जिसकी की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने इनसाइड द कंडक्टर फील्ड देखा तो जीरो था। जब फील्ड जीरो है मतलब वहां पर चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर जैसे हमने निकाला तो हमको हमारी वैल्यू मिल रही थी। यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा चार्ज है वो सारा का सारा कहां होगा? वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक
potential inside the conductor, electric potential inside the conductor is constant. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वाज 0, ई यहां पर हमारा 0 था, और हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है हमारा dV अपॉन dr। जब इलेक्ट्रिक फील्ड E हमारा 0 है तो dV अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0। Therefore dV is equals to 0, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन यदि 0 है इसका मतलब वो टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा जो V है that will become कांस्टेंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। सिंपल हो गया, क्योंकि जब फील्ड हमारी 0 है और E हमारा dV अपॉन dr होता था तो dV अपॉन dr की वैल्यू 0 हो गई, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन यदि 0 है तो वो टर्म हमारा कांस्टेंट होता है। लास्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड for the conductor is sigma upon epsilon naught। देखिए, हमने मान लिया कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा हो गया कंडक्टर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस कंडक्टर की वजह से, तो हमने अपनी ये पे सरफेस ली, यहां से ये गॉसियन सरफेस हमारी आई, इसी तरीके से गॉसियन सरफेस हमारी इनसाइड द कंडक्टर भी आएगी। ये बनी सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3। बिल्कुल जैसे हमारी एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम वाली, बिल्कुल वैसे ही होगा ये। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले ली है सिग्मा, तो हमारी फ्लक्स गॉस थ्योरम से हुआ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रेशन है, हमने अपनी क्लोज सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, E dot ds for surface 1 plus E dot ds for surface 2 plus E dot ds for surface 3 is equals to Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि यहां सरफेस एरिया इसका S ले लिया हमने S, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले ली है मान लीजिए प्लस सिग्मा। सरफेस 1 के लिए, इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन में एंगल 0, तो यहां पर हमारा हुआ E ds cos 0 सरफेस 1 के लिए। सरफेस 2 के लिए फील्ड विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता ही नहीं है, और जब इनसाइड द कंडक्टर होता ही नहीं है तो यहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। सरफेस 3 के लिए हम देख रहे हैं दिस विल बी 0, क्यों? क्योंकि यहां पर E और ds के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का।
and that is equals to sigma s upon epsilon नॉट। ये टर्म भी जीरो हो गया, ये टर्म जीरो है ही है, e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किया ds को s मिला, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल, e की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।